वाराणसी नाम के एक गांव में राहुल, आशीष, महेश और गोपाल नाम के 4 दोस्त रहते थे। चारों बहुत ही घने दोस्त थे और सभी को कॉलेज में फेल होने की वजह से निकाल दिया था। कुछ काम धाम वो करते नहीं थे, जिस वजह से दिन भर टाइम पास करने के लिए वे चारों गांव के एक चौक में बैठे रहते थे। जो मिले उसकी खिंचाई करते थे। ऐसे ही एक दिन एक चेतन नाम का बच्चा अपनी मिनी बाइक से चौक में खेलते रहता है और ये चारों उसे देख लेते हैं। उस बच्चे की खिंचाई करने की वो ठान लेते हैं और उन चारों में से एक आशीष उसे बुलाता है। अरे छोटे, तेरी बाइक तो बड़ी मस्त है, जरा इधर आ और हमें भी दिखा। ना बाबा ना, मेरी बहन है, किसी भी अननोन से बात नहीं करना। अच्छा, और क्या कहा तेरी माँ ने, जरा हमें भी तो बता। माँ ने कहा है कि आवारा और बिना दाम के लोगों से मुंह नहीं लगना। वो लोग गलती में बोझ लेते और किसी काम के नहीं रहते। अरे ओए बच्चे, इतना सा है और इतनी बातें कर रहा है, इधर आ, तुझे तो मैं। ऐसा बोलकर वो चारों चेतन के कभी बाल खींचते हैं तो कभी उसकी बाइक को ऊपर उठा लेते हैं। बेचारा चेतन रोते रोते अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। दूसरे दिन वो चारों रोज की तरह चौक पे बैठे रहते हैं और एक 500 रुपए के नोट को पतले धागे से बांधकर रोड पर रखते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से जाते रहता है। अचानक उसे रास्ते पर एक 500 रुपए की नोट पड़ी दिखती है। वो उस नोट को उठाने के लिए झुकता है, लेकिन जैसे ही वो नोट को छूने वाला रहता है, महेश उस नोट को खींचता है। बूढ़े आदमी को लगता है कि नोट हवा से उड़ गई है। वो फिर से नोट को पकड़ने की कोशिश करता है और महेश फिर से वैसे ही नोट को खींचता है। वो बूढ़ा आदमी नोट को दूर जाते देख उस पर कूद जाता है, लेकिन वो जोर से एक नाली में गिर जाता है। ये देखकर चारों जोर जोर से हंसते हैं। तभी महेश कहता है, क्यों चाचा, 500 का नोट मिला क्या? कहो तो एक और बार कोशिश करो। नोट मेरे ही हाथ में है और धागा बांधकर है, अब की बार नहीं खींचूंगा। अरे नालायको, कहाँ जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करोगे? एक बूढ़े आदमी को तंग करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेचारा बूढ़ा आदमी जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन चारों दोस्त चौक में बैठे रहते हैं और फिर से वही छोटा लड़का अपनी मिनी बाइक से खेलते रहता है। आशीष कहता है, अरे चेतन बेटा, जरा इधर तो आ। आज क्या बताया तेरी माँ ने तुझे, हमें भी तो बता। जाकर अपने बाप को सिखाओ। नहीं बेटा, अपने पिताजी से ऐसी बात नहीं करते। अरे मैं अपने नहीं, तेरे बाप की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर चौक में खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी चौक से एक लड़का बाजार जाते रहता है। उसके बाल तेल से पूरे चिपके रहते हैं और आंखों पर चश्मा रहता है। उसे देखकर आशीष कहता है, अरे वो देख, लल्लू जा रहा है, लल्लू। चलो इसका मजा लेते हैं, काफी दिन हो गए इसके जैसे लल्लू का मजा लेकर। अरे ओए लल्लू राम, जरा इधर तो आ। कौन है रे तू और किधर जा रहा है? गांव में नया है क्या? इसके पहले तो तुझे कभी नहीं देखा। जी आपने मुझे बुलाया? नहीं तो फिर क्या तेरे बाप को बुलाया? यहाँ पर आ, दूसरा कोई लल्लू दिख रहा है क्या यहाँ तुझे? माफ कीजिए, लेकिन मेरा नाम लल्लू राम नहीं है। अच्छा, लल्लू राम नहीं तो फिर क्या शाहरुख है? जी नहीं, मेरा नाम तो ऋतिक है और मैं ऋतिक के जैसे बाइक भी चला सकता हूँ। ऋतिक का नाम सुनकर चारों दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। गोपाल कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर उस बच्चे की बाइक चलाकर दिखा। राहुल उस बच्चे की बाइक जबरदस्ती ले लेता है और लल्लू राम को चलाने के लिए कहता है, लेकिन लल्लू राम उस बाइक पर ढंग से बैठ ही नहीं पाता। चारों उसे देखकर जोर जोर से हंसते हैं। तभी लल्लू राम कहता है, अरे आप मुझ पर ऐसे हंसोगे तो मैं नहीं चलाऊंगा बाइक, जाओ। अच्छा ठीक है, अब नहीं हंसेंगे, चलो बाइक चलाओ।
नहीं नहीं, पहले आप सभी अपनी आंखें बंद करो, तभी मैं बाइक चलाऊंगा। वो चारों जन अपनी आंखें बंद करते हैं और इधर वो लल्लू राम उस बच्चे की मिनी बाइक लेकर भाग जाता है। ये देखकर उस बच्चे की माँ पुलिस को बुलाती है। उसका बच्चा पुलिस को बताता है कि वो इन चारों का ही साथी है। ये सुनकर पुलिस उन चारों को पकड़कर अच्छे से पिटाई करती है। रीमा एक अनाथ लड़की और स्वभाव से बहुत ही सुंदर थी। रीमा की शादी मनोज नाम के एक अमीर लड़के से होती है। घर में सबको रीमा बहुत ही पसंद थी, लेकिन उसकी सास कमला को रीमा एक आग भी नहीं भाती थी। ऐसे में एक दिन उनका व्यापार पूरी तरह से डूब जाता है। सारे लोग रास्ते पर आ जाते हैं। तभी उसकी सास उसे ताना देने लगती है। ये सब इस मनहूस रीमा की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से आज हम कंगाल हो गए। जन्म के बाद माँ बाप को खा गई और अब हमें भी नहीं छोड़ रही। ये क्या बात कर रही हो मनोज की माँ, जरा अपनी जुबान पे लगाम दो। ससुर मधुकर राव उसे चुप कराते हैं, पर सास की बातों से रीमा रोने लगती है। तब मनोज उसे समझाता है, अरे रीमा, तुम्हें तो पता है ना माँ का स्वभाव, तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। देखना, माँ ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेगी। वो सारे एक महल से छोटे से घर में रहने लगते हैं। सुधाकर और मनोज के काम पर जाने के बाद रीमा की सास उसे ताने मार मार कर दुखी कर देती थी, पर रीमा कभी भी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती थी। ऐसे में एक दिन की बात है, पड़ोस के घर से रीमा को कुछ आवाजें आती है। वो उनके घर जाकर उनके चिल्लाने का कारण पूछती है। तब उसकी पड़ोसन कहती है, देखो ना, ये खाना नहीं खा रहे हैं। खाएंगे नहीं तो इनकी तबीयत कैसे ठीक होगी। कह रहे हैं कि मुंह का स्वाद ही नहीं है। अरे, बुखार में ऐसे ही होता है। मेरे पास अचार है जो मैंने कल ही बनाया है, खाने के लिए वो देती हूँ, उससे मुंह का स्वाद आ जाएगा। रीमा फौरन अपने पड़ोसन को अचार ला कर देती है। पड़ोसन और उसके पति को वो अचार बहुत ही पसंद आता है, पर जब ये बात रीमा के सास को पता चलती है, तब वो रीमा पर गुस्सा करने लगती है। अरे, यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुम पड़ोसियों को घर का अचार बांट रही हो। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सास रीमा को इस तरह भला बुरा कह रही थी कि तभी पड़ोसन आती है और कहती है, अरे रीमा, तुम्हारे अचार में तो जादू है। अचार खाते ही मेरे पति खाना खाने लग गए। सच में तुम्हारा बनाया हुआ अचार बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम एक काम क्यों नहीं करती रीमा? घर में अचार बना के क्यों नहीं बेचती? पड़ोसन की बातें सुनकर रीमा भी अचार बनाने का ठान लेती है। रात को जब सब घर में रहते हैं, तब रीमा अचार बेचने की बात करती है। तब मधुकर और मनोज उसे इस बात की मंजूरी देते हैं, पर रीमा की सास कहती है, अरे, आप लोगों की अकल घास खाने चली गई है क्या? इस रीमा को तो कुछ समझ नहीं आता, पर तुम लोग तो समझ सकते हो ना। यूं रास्ते पर अचार बेचना हमें शोभा नहीं देता। गरीब हो गए तो क्या, लेकिन गांव में हमारी इज्जत अभी भी है। अरे, फिर से वही बात लेकर बैठ गई। वैसे मनोज की माँ, मेहनत करने से कोई इज्जत कम नहीं होती, और उसके काम करने से हमारे घर में पैसे ही आएंगे ना। मधुकर और मनोज से परमिशन लेकर रीमा घर में अचार बनाने का काम करने लगती है। अचार बनाकर वो बाजार में बेचने लगती है। उसके बनाए हुए अचार का स्वाद गांव में सभी को बहुत पसंद आता है। रीमा के अचार की तारीफ गांव में चलती है। ऐसे में एक दिन कुसुम नाम की एक औरत रीमा के पास आती है और कहती है, मेरा नाम कुसुम है, मैं पापड़ बनाने का काम करती हूँ। मैंने देखा है तुम्हारा काम और तुम्हारा अचार भी बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं सोच रही हूँ, अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो हमारा व्यापार बड़ी ऊंचाई पर जाएगा। रीमा कुसुम से हाथ मिलाती है। कुसुम की मदद से रीमा को अलग अलग अचार के ऑर्डर मिलने लगते हैं। अब अचार बनाने का काम रीमा अकेली नहीं कर सकती थी, इसलिए आस पड़ोस की महिलाओं को वो अपने साथ काम पर ले लेती है। इस तरह रीमा सभी प्रकार के अचार बनाने लगती है, जैसे नींबू, आम, आंवला, मिर्ची और भी बहुत कुछ। अब धीरे धीरे रीमा का अचार का व्यापार आसमान की बुलंदियों को छूता है। घर में रीमा की इस प्रगति से सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसी वक्त रीमा को व्यापार संघ की तरफ से बेस्ट व्यावसायिका का अवार्ड मिलता है।
उस अवार्ड प्रोग्राम में रीमा कहती है, मेरी इस प्रगति के लिए मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं और उसी के साथ साथ कुसुम दीदी का बहुत ही बड़ा हाथ है। मेरे घर वालों ने तो हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया है। मेरी सास नहीं बल्कि माँ है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। रीमा की मुंह से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर रीमा के सास को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रीमा से माफी मांगती है और उसे अपने बेटी के जैसे ही प्यार करने लगती है। रीमा की अचार की वजह से उनकी हालत भी ठीक हो जाती है और उनका घर उन्हें वापस मिल जाता है। इस तरह से रीमा ने गरीबी में भी मेहनत करके अपना मुकाम हासिल कर लिया।